नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक आज आप लोगों के समक्ष निबंध का एक टॉपिक लेकर आया हूं एसे का, जो कि वर्तमान में बहुत चर्चित हो गया है। और इस साल चाहे वो हाई कोर्ट असिस्टेंट का डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्जामिनेशन हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी, उसमें एक टॉपिक इस बार काफ़ी जो है फेमस हो रहा है और वह है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, और इसे हिंदी में हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। ठीक है, यह टॉपिक इस बार इसलिए भी चर्चित हो उठा है क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले भोपाल में एक कार्यक्रम में इस चीज को उठाया है कि इस देश में दो कानून क्यों होने चाहिए। क्यों नहीं हमारे देश में जब एकता और अखंडता की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम एक नागरिकता की बात करते हैं, हम उन सभी के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो फिर इस देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर ये टॉपिक इस बार आ जाए तो कैसे हम लोग इसको एक बेहतरीन निबंध के रूप में लिखेंगे, एक एसे, चाहे वो इंग्लिश में आए या हिंदी में आए, हम कैसे करेंगे। जब भी कोई एसे लिखने की शुरुआत करते हैं तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब एग्जामिनेशन हॉल में कोई टॉपिक आपको मिल जाए तो सबसे पहले टॉपिक देखते ही उस पर टूट नहीं पड़ना चाहिए कि चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स मिले हैं उसमें आप अच्छे से देख लो कि कौन सा टॉपिक है जो आपको अच्छे समझ में आ रहा है, और फिर उसका रफ वर्क पर जो है सारा काम कर लीजिए कि वह टॉपिक पर आपके पास कंटेंट कितना है, उसकी समझ कितनी है, और उस चीज को, उस कंटेंट को कैसे क्रम से आप लिखेंगे कि जो पेपर चेक करने वाले हैं उनकी जो उत्सुकता है वो बनी रहे आपके निबंध में। निबंध बिल्कुल क्रमानुसार हो, व्यवस्थित हो, सिस्टमेटिक हो, तो बड़ा ही बढ़िया लगता है। और शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि जो परीक्षक हो, जो आपके एग्जामिनर हो, उनकी जो रुचि है, उनका जो इंटरेस्ट है वो आपके निबंध में बढ़ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देंगे, इसको परिभाषित करेंगे कि आखिर ये है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसके बारे में क्लियर कट है कि जब एक देश में उसके सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के, किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जब एक कानून बनता है पूरे देश में, एक जैसे कानून जब बनने लगते हैं तो उस कानून को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी उसमें एकरूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और यहां पर सामने दिख रहा होगा आपको समान नागरिक संहिता, यानी नागरिकों में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो ये डेफिनेशन दे देंगे कि जहां पर बिना किसी भेदभाव के जब एक प्रकार का कानून होगा तो उसे ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन वाला वर्क दे देना, जो मैंने बोला है उसको आप सुन लेना, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और जितने ही सिंपल वे में लिखेंगे उतना ही बढ़िया होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स यानी जटिल वर्ड्स डालने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद
जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई तो हम बताएंगे आगे कि भाई ये क्या है, बता दिया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, सभी नागरिकों के लिए एक जैसी व्यवस्था हो, एक जैसे कानून हो, तो उसको, उस स्थिति को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। भारत का संविधान इस मसले पर क्या कहता है, क्योंकि ये तो कानूनी पहलू है। तो भारत के संविधान को अगर जब हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो इसमें कई पहलू निकल करके आते हैं। सबसे पहले हम जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का देखेंगे तो इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक स्थिति, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये क्या है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीतिशक तत्व जो है भाग 4 में, जब हम उसके आर्टिकल 44 यानी कि अनुच्छेद 44 को देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है, इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने, दैट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया है, उन्होंने आने वाली सरकारों को यह निर्देश दिया है, डायरेक्शन दिया है कि आप आगे चल करके इंडिया में, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। तो यह बात कौन कहता है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीतिशक तत्वों में यह बात कही गई है कि आने वाली सरकारें जो हैं कॉमन सिविल कोड को जारी करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू करेंगे। तो फिर जब हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि आने वाली सरकारें जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, समान नागरिक संहिता को, तो खुद उन्होंने क्यों नहीं लागू किया। जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही थी, बैठकें चल रही थी, उसी समय वो लागू कर देते। तो उस समय लागू क्यों नहीं किया गया। जो आर्टिकल 44 में इसको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, ठीक है। इसके आगे तो ये तो हो गया हमारी शुरुआत कि हमने डेफिनेशन भी दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी बता दिया, पोजीशन भी बता दिया कि क्या स्थिति है। अब है कि भाई भारत में, इंडिया में आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही क्यों है, जबकि हम एक बहुलवादी संस्कृति वाले देश हैं। हम जब मल्टी कल्चरल सिविलाइजेशन है, जहां की विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, पंथ के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और विभिन्न क्षेत्र हैं, ऐसा लगता है कि अगर एक बार पूरे भारत को आप घूम जाइए, जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, तो लगेगा कि हम कई देशों की यात्रा पर हैं और उसके बावजूद इस विविधता में हमारी एकता है ही। तो फिर जरूरत क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। आवश्यकता क्यों। आवश्यकता क्यों। वाई, कि यहां पे इसकी आवश्यकता क्यों, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों है, वाई इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो एक पॉइंट और उठता है, आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि हम अपने नागरिकों और जो अपने नागरिक हैं उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है, कि नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं होगा। नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव
नहीं हो। आर्टिकल 15 भी यही बात कहता है। आर्टिकल 14 को देखेंगे तो कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण एक यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और एक यूएसए से ले दिया गया है। और ये दोनों ही आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 ये सिंपल क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर के देखेंगे। नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 जो है वो क्लियर कट कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 इसी बात को, जब इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन, जो विधियों का समान संरक्षण हो, ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि हमारे देश में किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 इसी चीज को धर्म, जाति, नस्ल, ठीक है, जन्म स्थान और लिंग यानी कि सेक्स, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये नहीं होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये नहीं होना चाहिए। तो जब हमारा संविधान जो है पहले ही बोल रहा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव होना नहीं चाहिए, तो फिर वाई नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड? जब आर्टिकल 14-15 बोल ही रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 भी क्या कह रहा है कि सभी को बराबर अवसर मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। फिर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है अभी भी हमारे देश में। क्यों नहीं है? आवश्यकता क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 हमारे मौलिक अधिकार हैं और ये बोलता है कि किसी के साथ भी हमारी सरकार जो है वो भेदभाव नहीं करेगी। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, सेक्स, रेसेज, जेंडर, बर्थ प्लेस, जो वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो फिर संविधान के हिसाब से देखें तो लग रहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अब इस एसे को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम दिखाएंगे कि इसके पक्ष में जो तर्क दिया जा रहा है, क्यों आवश्यकता है भाई, ये पक्ष रखा हमने। फिर सबसे बड़ी बात कि जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो उस समय जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर हम इस देश में एक तरह का कानून क्यों नहीं लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सब जानते हैं कि वह भेदभावकारी है, और अगर हम धर्म के आधार पर उस चीज को अगर लागू नहीं करते हैं एक जैसे कानून को, तो फिर तो वो विसंगतियां जो हैं, जो डिमेरिट्स हैं, वो तो रही जाएंगी, क्योंकि हम धर्म के आगे झुक गए। तो फिर हमारे उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज का क्या होगा जो इक्वलिटी की बात करती हैं। क्योंकि जो धार्मिक मसले हैं और उनसे जो समाज हमारा गुत्थम गुत्था है, तो उसमें कई सारी चीजें जो हैं वो डिमेरिट्स दिखती हैं, जिसके आधार पर समाज में एक भेदभाव तो उभरता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने खुद ही ये बात कही थी कि उन्हें आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों नहीं इसको लागू किया जाए पूरे देश के लिए एक जैसा कानून। लेकिन नहीं हो पाया उस समय। इसका एक बहुत बड़ा कारण था भारत का बहुलवादी संस्कृति वाला देश होना। हमारे देश में बहुलवादी संस्कृति, यहां आप देखेंगे कि कई तरह के धर्म हैं, रिलीजन्स हैं, सेक्ट्स हैं, यानी एक रिलीजन में, एक धर्म में कई तरह के पंथ हैं, उन सभी के अपने तौर तरीके हैं, कई भाषाएं हैं। तो
बेसिकली हमारे भारत में जो इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो खिलाफ जो बात जाती है, अगेंस्ट में, ठीक है, विरुद्ध में, उसमें मेनली क्या है कि एक तो बहुत बड़ा कारण धर्म खुद है हमारे यहां, जो रिलीजियन। हमारे भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध का सबसे बड़ा कारण है कि विभिन्न धर्म हैं और उन सब के अपने अपनी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं। जैसे अगर इस्लाम की ही बात ले लें तो जो बेसिकली जो ज्यादा जो मुसलमान हैं देश में, वो खुद को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो कि 1400 साल पुरानी व्यवस्था है। वो चाहते हैं कि जो उनका जो निजी जो जिंदगी है, जो निजी धर्म से जो संचालित है, वो शरीयत के अनुसार हो। दूसरी तरफ जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके भी अपने ट्रेडिशंस हैं। तो एक तो हो गया जो धर्म वाला, इसमें यहां तक कि आप हिंदुओं में भी देखेंगे अगर, तो नॉर्थ इंडिया में जो हिंदूज हैं उनका अपना रिचुअल्स है, रीति रिवाज है। साउथ इंडिया अगर हम चले जाते हैं, स्पेशली जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, वहां पर हिंदुओं में जो फर्स्ट कजन्स होते हैं उनमें भी आपस में शादी हो जाती है, जो कि टोटली प्रोहिबिटेड है यहां पर हिंदुओं में। और तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे तो सारी चीजें जो आपकी शादी है, तलाक का जो मुद्दा है यानी डिवोर्स का मुद्दा जो है, उत्तराधिकार का मुद्दा यानी कि जो सक्सेसरशिप का जो मुद्दा हो जाता है वो, और इसके अलावा प्रॉपर्टी की लड़ाई, ये सारे मुद्दे पर एक जैसे कानून बन जाएंगे, ठीक है। और हमारे धर्म में अलग अलग जो है क्या है, परंपराएं धर्म में। इसके अलावा जो हमारे जनजातीय हैं, जनजाति यानी कि जो ट्राइब्स हैं हमारे, इनके भी अपने रिचुअल्स हैं, इनके भी अपने रिचुअल्स हैं। जैसे कि झारखंड में जो संथाल टेनेंसी एक्ट है या फिर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, उसके अनुसार एक जनजाति की जमीन को कोई दूसरा गैर जनजाति व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। तो फिर जो इस तरह के जो अलग अलग कानून हैं, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को यानी कि एक तो धर्म के आधार पर कई सारी परंपराएं हैं, देयर आर वेरियस ट्रेडिशंस फॉलोड बाय फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, एक तो ये हो गया। दूसरा ट्राइब्स, हमारे जो ट्राइबल्स हैं इनके अपने रिचुअल्स हैं। फिर अगर हम अंडमान चले जाएं, अंडमान निकोबार, तो वहां पर देखेंगे जो जारवा है ट्राइब, ओंगे ट्राइब है, सेंट्रलीज ट्राइब्स हैं, इन सबको टोटली प्रोटेक्शन दिया गया है और उनके लिए अलग से, मतलब वो एक तरह से देश के कानून के अंतर्गत मान लीजिए कि वो आते ही नहीं हैं, उनकी एक अपनी ही अलग दुनिया है, तो उन पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होगा। ये सब क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो विरोधी हैं वो उठाते हैं। फिर एक पक्ष ये भी कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पॉलिटिकल एजेंडा के तहत लाया जाता है। ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये कहते हैं कि इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल टूल, कि किसी तरह सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक पॉलिटिकल टूल के रूप में लाया जाता है, ऐसा विरोधी कहते हैं। उनका कहना है कि जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, गरीबी के, अनएम्प्लॉयमेंट के और पॉवर्टी के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए पॉलिटिकल टूल के रूप में इसको लाया जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। दूसरी तरफ जो पार्टी जो सपोर्ट करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उनका कहना है कि भाई ये तो संविधान में ही मेंशन्ड है, आर्टिकल 44 सीधे सीधे कहता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए, फिर दिक्कत क्या है, ठीक है। आखिर क्यों दिक्कत है, जब एक जैसा कानून हो जाएगा देश में तो सही रहेगा।
लेकिन निबंध लिखते समय, एसे लिखते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप अनबायस्ड हो। ठीक है, अनबायस्ड हो, यानी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, पूर्वाग्रह रहित हो। आपको एक एसे में दोनों प्लस और माइनस, इन दोनों पर ध्यान देना होता है कि जो टॉपिक दिया गया है उसको अच्छे से समझा दो, कि आपने उसका डेफिनेशन दे दिया कि भाई एक जैसा हो जाएगा। आवश्यकता क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी बातें कही गई हैं कि एक देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए, इससे हमारी एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है डेट विल गेट स्ट्रेंथन, वो मजबूत होगा। तो ऐसे को इस तरह ले जाना है कि सबसे पहले आप डेफिनेशन दे दीजिए। वहां पे आप ये भी डाल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे शादी के मुद्दे को यानी कि मैरिज, फिर तलाक, डिवोर्स के मुद्दे को, इसके अलावा जो सक्सेसर यानी जो उत्तराधिकार का जो मुद्दा होता है, उत्तराधिकारी कौन, इसके मुद्दा, गोद लेना यानी कि चाइल्ड को जो अडॉप्ट करने वाला जो होता है वो कानून, और इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब पर दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, ये इन सब जो अलग अलग हैं लोगों के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए शरीयत के हिसाब से है, ईसाइयों के लिए अलग से उनका अपना संचालित होता है, और जो हिंदू हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे जो हिंदू टर्म डाला गया है, इसमें हिंदूज के अलावा ये सिख, जो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म वाले, और जो जैन धर्म वाले हैं, जैन, ये सभी पर जो है इन तीनों पर भी लागू होता है। क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए अलग से है, मुस्लिम्स के लिए जो है अलग से है। और हिंदुओं के लिए क्या हुआ कि इनमें लगातार सुधार के लिए इन चारों में वेरियस एक्ट्स लाते रहे गए, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेसर एक्ट यानी कि हिंदू विवाह कानून 1955, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, ये सब ला करके इन चारों में सुधार की जो एक प्रक्रिया थी, एक रिफॉर्म प्रोसेस था, उसको ले आया गया। और आगे चल करके 2005 में हिंदू परिवार में बेटों के साथ साथ बेटियों को भी जो है पैटर्नल प्रॉपर्टी यानी कि जो पैतृक संपत्ति होता है उसमें हिस्सा दे दिया गया। 2020 में भी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना एक स्पष्टीकरण दिया कि जो शादीशुदा बेटियां होंगी, मैरिड डॉटर्स होंगी, उनको भी हिस्सा मिलेगा, पैटर्नल राइट्स उनका भी है पिता की संपत्ति में। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है यहां पर चीजें सुधारी गई हैं, लेकिन बाकी रिलीजन्स में इस तरह के सुधार नहीं लाए गए। वहां पर जैसे को तैसा, जैसा है चल रहा है तो चल रहा है, उसको किया गया, ठीक, जिसके कारण आज ये समस्या हुई है। दूसरी तरफ भारत में तकरीबन 8% जो हैं ट्राइबल्स हैं, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम है, ये सब जो इलाके हैं ये ट्राइबल बहुल हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड हैं। 85%, 86% से ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं नागालैंड और मिजोरम जैसे स्टेट्स में। त्रिपुरा में 30% से ऊपर ट्राइब्स हैं। झारखंड देख लीजिए, ये सारे, इन सबका अपना अपना जो है ट्राइबल्स का रिचुअल्स होता है, रीति रिवाज होते हैं, और वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर उनको लगेगा कि उन पर थोपा जा रहा है, कि कोई एक वो भी आलोचना कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक हैं यानी जो मेजॉरिटी है उनके चीजों को थोपा जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर के भी विरोध हो जाएगा। तो आपको इस एसे में एक एक पॉइंट जो है ना उसको उठा करके लेके चलना है। कोई भी पहलू अगर आपको याद आए उसको क्रम से सजा करके जो है लिख देना है, कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसका डेफिनेशन दे दिया आपने, चलो भैया क्या क्यों नेसेसरी है भाई, वाई इज इट नीडेड, इसका रिक्वायरमेंट क्यों है भारत में, एकता अखंडता बढ़ जाए। फिर होता है कि क्या इसको तुरंत लागू किया जा सकता है क्या, तो लास्ट में एक आता है ना आपका, जब आप ये सब वाई,
हाउ, क्यों, कैसे, ये सब कुछ जब कर दें इसका, तो मैं हमेशा कहता हूं कि उसका एक प्लस और फिर एक माइनस, ये दोनों बता दो। क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है, ये सब कुछ बता दीजिए। और इसके बाद लास्ट में अपना कंक्लूजन दीजिए, निष्कर्ष दीजिए, अपना निष्कर्ष दीजिए कि क्या हुआ। और ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। इसमें कई तरह की समस्याएं हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में, मैंने जैसा कि बताया। यही नहीं कि केवल मुस्लिमों का अलग है, या फिर ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का अलग है, या फिर ट्राइबल्स का, यानी कि जनजातियों का, जो आदिवासी भाई हमारे हैं, उनके जो अलग रिचुअल्स हैं। यहां तक कि मैंने बताया कि हिंदुओं में भी कई ऐसा है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अगर अपने बिहार की मैं बात करूं, तो इसी में जो मैरिज रिचुअल्स होते हैं वो सब में अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। और जैसे इस्लाम में अगर मैरिज को लो तो वो एक प्रकार का समझौता है, अब हिंदुओं में उसी को संस्कार कहा जाता है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे तो आखिर वो बीच का रास्ता होगा क्या? क्योंकि जितने हमारे यहां मुंडी हैं उतनी ही भिन्नताएं भी होती हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में 5 आदमी एक दिशा में तभी चल रहे होते हैं जब पांचवा 4 के कंधे पर हो, यानी कि राम नाम सत्य हो रहा हो, एक दिशा में लेके जा रहे हैं 5 लोग। तो ऐसे देश में जहां पर कई तरह के मत भिन्नता वाले लोग रहते हैं, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू करना एक टेढ़ी खीर की तरह है। ऐसा नहीं है कि उसको लागू नहीं किया सकता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ सोच के ही उस समय लागू नहीं किया था, इंप्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि उनको भी पता था कि बड़ी आलोचना होगी। और बी.आर. अम्बेडकर साहब ने तो खुद भी आश्चर्य व्यक्त किया था कि यार क्या दिक्कत है। तो अगर हम लोग ईमानदारी से, निष्पक्षता पूर्वक, अनबायस्ड होकर गौर करें इस मुद्दे पर, तो देखेंगे लोग कहते हैं कि भाई हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर की आर्टिकल 29 की वो बात लेकर के आते हैं। जो विरोधी हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के, वो कहते हैं कि आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 जो है भारतीय संविधान का, वो माइनॉरिटीज को, जो माइनॉरिटीज धार्मिक और भाषाई, यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उनको अपने भाषा, लिपि, संस्कृति यानी कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचाने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको आगे बढ़ाने का पूरा राइट जो है, मौलिक अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 29। फिर आर्टिकल 25 जो है, जो रिलीजियस एक्ट वाला आर्टिकल 25 है, वो अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है कि आपका जो कॉन्साइंस है, इनर कॉन्साइंस, वो क्या कह रहा है, आप किस धर्म को मानना चाहते हैं, किस पंथ को मानना चाहते हैं, क्या आप नास्तिक रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे लागू कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्योंकि एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डीपीएसपी में कि आप लागू कीजिए इसको, यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। दूसरी तरफ आर्टिकल 29 जो है वो कह रहा है कि नहीं भैया, आपको जो है माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का जो है धर्म, संस्कृति, भाषा, इन सब की रक्षा करनी है। तो कैसे करेंगे? इनके बीच में वो बैलेंस कैसे बनेगा? ठीक है, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो इसी पर जाएगा कि हम समय लें और धीरे धीरे इस सोसाइटी में जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लाएं। ठीक है, जो अपना इसका जो कंक्लूजन हो, जो निष्कर्ष हो इसका, इसमें हो कि समाज में जागरूकता लाई जाए। पहले भारतीय समाज में जागरूकता लाई जाए। ठीक है, अवेयरनेस, इन द सोसाइटी, अवेयरनेस इन द सोसाइटी, इसमें लाई जाए कि देखो, अगर देश को राष्ट्र बनाना है, कंट्री को अगर नेशन बनाना है, तो हमें कई चीजों को समान करना पड़ेगा। जो हमने सिंगल सिटीजनशिप को रखा है, इसीलिए कि देश की यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है वो बची रहे। लेकिन आज भी कई बार धर्म के मुद्दे पर, क्षेत्र के मुद्दे पर हम आपस में लड़ते रहते हैं, दंगे तक हो जाते हैं, राइट्स तक हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति से बचने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबसे बढ़िया रास्ता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसे ही डीपीएसपी में नहीं कहा था। समय क्यों दिया? क्योंकि उस समय में आप समाज में जागरूकता लाएं। बताया जाए, जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि हमारे समाज का जो ताना बाना ऐसा है कि जब उसमें धर्म भी आ जाता है ना, तो कई प्रकार के भेदभाव होने लगते हैं धर्म के नाम पर। जैसे कि अभी हाल ही में 3 तलाक को जो है 2019 में, 4 साल पहले जो है उसको बैन किया गया है देश में, मुसलमानों में, इस्लाम में। उसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे आए हैं, मामले आए हैं 3 तलाक के, कि लोगों ने दे दिया 3 तलाक और लड़कियां जो हैं वो कोर्ट में नहीं गईं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कोर्ट में जाएंगी तो हो सकता है कि उनको उनके कौम से, समुदाय से बाहर निकाल दिया जाए। इस डर से भी नहीं जाती हैं। तो कई बार तो एक्ट्स लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन वो ढंग से वो लागू नहीं हो पाता, लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं समाज के डर से। तो सबसे पहले तो जरूरी चीज है कि समाज में जागरूकता है। बताया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी प्रकार से आपके किसी भी धार्मिक अधिकार को नहीं डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जो समाज में जो कमियां हैं, किसी के प्रति जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको यह दूर करने के लिए है, न कि किसी एक रिलीजियन या किसी एक कल्चर को डोमिनेंट बनाने के लिए है। यह सबके लिए बराबर लागू रहेगा। जैसे कि दुनिया के कई सारे देश हैं, यहां तक कि अपने पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि इस्लामिक नेशन है, उन्होंने भी अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू कर रखा है। अमेरिका के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो फिर हम इसको क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? लेकिन इसको सीधे जबरदस्ती एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मासेस के बीच में, अवाम में, समाज में जो है एक नजरिया डेवलप किया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छी चीज है और यह आपका एक कानूनी अधिकार होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाएगा। मान लो कि कोई धर्म ही है और उसमें अगर उसके कानून के अनुसार अगर कोई भेदभाव है, तो एक सभ्य समाज को, यानी कि एक सिविलाइज सोसाइटी को चाहिए कि जितना जल्दी उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जाए उतना ही अच्छा होगा। जैसे सऊदी अरब का एक उदाहरण है। कुछ साल पहले तक, मुझे जहां तक याद है 2018 तक, वहां जो वीमेन थी, यानी कि जो महिलाएं थी, वो वहां कार नहीं चला सकती थी, ड्राइव नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में सऊदी अरब ने भी अपने यहां सुधार किया, सऊदी अरबिया ने, और उसने जो वीमेन के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था कि वो कार नहीं चला सकती हैं, उसको हटाया और उनको जो है कार चलाने की छूट दी। तो धीरे धीरे दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये चीजें होंगी। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप कोई ऐसे लिखें, निबंध लिखें, तो एक कंटेंट आपके पास पूरा हो, बहुत सारी जानकारियां हो। जैसे इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक पहलू है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलती है सरकार को, केंद्र सरकार को, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए ना। जैसे कि साहबानो मामले में हुआ था 1985 में, राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में कानून बना करके पलट दिया गया था। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो समय की मांग है। आगे भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा, 2020 में भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए, सरकारें बचती हैं। तो कई बार कई तरह की पॉलिसीज होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपीजमेंट पॉलिसी, तुष्टीकरण की नीति के तहत भी है, कई बार इन चीज़ों से बचती हैं। फिर कई तरह के चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, जिससे उनको लगता है जानकारी के अभाव में कि अगर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को अगर लागू कर दिया जाएगा तो शायद उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को जो है दबाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को क्लियर किया जाना चाहिए कि ये सेकुलर स्टेट है इंडिया, और उस ताने बाने को रखा जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो है संवैधानिक प्रोसेस में हो रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ सोच करके ही बोला होगा। और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बात को ही लेकर चलें तो उनके अनुसार भी कि भाई अगर धर्म के नाम पर भी अगर कोई कमियां हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, विसंगतियां हैं हमारे समाज में, तो उसको दूर किया जाना चाहिए। और उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आप अपने निबंध में सब कुछ करते हुए, प्लस माइनस करते हुए, लास्ट में अपना एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन जरूर दे देंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है कि मैंने कुछ काम भर आपको एक एरिया दे दिया है आपको कि
कहाँ कहाँ फोकस करना है, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ पर दे पाना संभव नहीं है कि मैं आपके लिए पूरा एक ऐसे ही लिखवा दूं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इस प्रयास से आपको एक दिशा जरूर मिल जाएगी कि ऐसे में सबसे पहले चीज़ों को हम बता दें कि यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या क्या चीज़ों को, किन किन पहलुओं को जो है वो प्रभावित करेगा। ये मैंने बताया आपको कि शादी का मुद्दा हो, तलाक का मुद्दा हो, उत्तराधिकार का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी राइट्स हो, इन सबको वो जो है कहीं ना कहीं ये करेगा। क्योंकि इस तरह के कानून बन जाने से क्या होगा ना, हमारे कोर्ट्स का टाइम भी बहुत बचेगा। अभी क्या होता है कि कई तरह के कानून होने से ना समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो कोर्ट्स का टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी जो है मामले सुने जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पहलू हैं। और भी आगे जब मैं इस तरह की क्लासेस लेकर के आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अब थोड़ा रेगुलर रहूँ और आपके लिए इसी तरह ऐसे और फिर जो लेटर राइटिंग है इन सब को लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अभी आप मुझे जो है यहाँ से अभी विदा दें और फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आशा है कि आप सभी को मेरा यह प्रयास जो है पसंद आया होगा। कुछ कमियां रह गई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम भी इंसान हैं, हम लोगों से भी गलती हो जाती है। कई बार कुछ पॉइंट्स जो हैं वो छूट जाते हैं, गर्मी से देख ही रहोगे बुरा हाल है अभी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग जल्द मिलते हैं।